नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं जनाब? आपका इंतज़ार अब हुआ ख़त्म, क्योंकि फ्यूचर फोकस क्लासेस 17 नवंबर को अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुका है और आपका वेलकम है फ्री क्रैश कोर्स में। ऑल सब्जेक्ट्स मात्र 75 डेज में 75 डेज में ऑल सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे हम। मेरे साथ और भी स्पेशलिस्ट टीचर सब्जेक्ट के बचे हुए मैथ साइंस एक टीचर पढ़ाएंगे, सोशल एक टीचर पढ़ाएंगे, हिंदी एक टीचर पढ़ाएंगे, संस्कृत एक टीचर पढ़ाएंगे। टोटल 5 टीचरों से आपको रूबरू कराएंगे और आपको बेहतरीन और अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और आपके पढ़ाई आपके एग्जाम जो आप सोचे हैं टॉपर बनने का, 440 लाने का, 460 लाने का, उसके सपना को हम करेंगे साकार। आप मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए, आप हम पे बिलीव कीजिए और अपने आप पर बिलीव कीजिए और आपके अंदर पॉजिटिविटी और ऑनेस्टी होना चाहिए। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ। आज आपको हम पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में क्या पढ़ाएंगे तो आइए देखते हैं। हम पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। आज मैथ में शुरू करने जा रहे हैं सिलेबस आपका, क्योंकि जो 75 डेज मिला है उसमें हमको तो पढ़ाना ही है। अब आज शुरू हो रहा है आपका मैथ का, तो मैथ का पहले सिलेबस तो समझा दें आपको। तो मैथ में टोटल 15 चैप्टर है। मैथ में टोटल 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है कहिएगा? 15। पहला होता है रियल नंबर, पहला होता है रियल नंबर होता है, पहला होता है रियल नंबर। दूसरा होता है पॉलिनोमियल, दूसरा होता है पॉलिनोमियल, दूसरा होता है पॉलिनोमियल। तीसरा होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चौथा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पांचवा होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और छठा होता है ट्रायंगल और सातवां होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आठवां होता है, आप तो समझ में करते हैं, 8वां चैप्टर मतलब एग्जाम चैप्टर। इसे बोलते हैं हम लोग ट्रिगो, शॉर्ट में बोलते हैं ट्रिगो। पूरा नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। और 9वां इसी का भाई है हाइट एंड डिस्टेंस। आप कहेंगे सर बिहार बोर्ड के लिए आपने कोर्स लॉन्च किया, आपने चैप्टर के नाम तो इंग्लिश में लिखा। क्या भाई साहब आपका इंग्लिश इतना भी कमजोर है? क्या आज तक आपको चैप्टर का नाम याद नहीं हुआ है? आइए आपको आगे बताते हैं। इसके बगल में हम लिखेंगे, घबराइएगा नहीं। दसवां चैप्टर है आपका सर्कल। पहले ये हिंदी में लिख लेते हैं, नहीं तो आप कहिएगा सर बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, दूसरा क्या है कहिएगा सर? बहुपद है दूसरा। अच्छा तीसरा क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। और चौथा क्या है कहिएगा? द्विघात समीकरण है। पांचवा क्या है कहिएगा? समांतर श्रेणी। और छठा क्या है कहिएगा सर? त्रिभुज है। सातवां क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। और आठवां क्या है कहिएगा? त्रिकोणमिति है। नौवां क्या है
हो जाएगा सर ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। और 10वां क्या है, हो जाएगा सर ब्रीथ है। 10वां क्या है, ब्रीथ है। आइए 5 और चैप्टर जो बचा है इसको लिख लेते हैं। टोटल कितना चैप्टर, 15 चैप्टर। चलिए 11 में आता है कंस्ट्रक्शन, 11 में आता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। और 12 में आता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और 13 में आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम। और 14 में आता है एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स। और 15 में आता है प्रोबेबिलिटी, 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 एस्थेटिक्स। ठीक है, चलिए अब इसका भी हिंदी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना, रचना होता है। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम में होता है आयतन, आयतन। और एस्थेटिक्स में होता है सांख्यिकी, सांख्यिकी। प्रोबेबिलिटी में होता है प्रायिकता, प्रायिकता। चलिए टोटल 15 का चैप्टर होता है मैथ में, और 15 चैप्टर को आपको करा दिया रूबरू, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि टोटल जो 15 चैप्टर है कौन कौन से हैं। क्योंकि जो फ्रेश कोर्स है बिल्कुल फाउंडेशन शुरू होगा, मात्र 75 दिन में ऐसा मैथ पढ़ाएंगे ना आपको ये सर साल भर में हमने नहीं पढ़ा। और जो बच्चा साल भर में कहीं नहीं पढ़ा है कोचिंग उसको भी मजा आएगा। आपने पढ़कर बताइएगा कि कैसा लगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए रियल नंबर आता है। देखिए 15 का चैप्टर बचा है ना, अगर आप जैसे मान लीजिए रियल नंबर को अगर पढ़ लिए, किसको पढ़ लिए, पढ़िएगा सर रियल नंबर को हम पढ़ लिए, रियल नंबर को अगर आपने पढ़ लिया और बहुपद को पढ़ लिया और दूचर को पढ़ लिया, इधर से आने पर आप त्रिकोणमिति पढ़ लिए और इधर से आने पर आप मेंसुरेशन पढ़ लिए और यहाँ से आप माध्यमिक का बहुलक पढ़ लिए, तो आपको बता दें आपका 100 नंबर कोई नहीं रुकेगा। टोटल 7 ऐसे चैप्टर है, 6 से 7 चैप्टर ऐसे मिलेंगे, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। कितना, 3 3 6 1 7, 7 से 8 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100 नंबर नहीं रुकेगा। हम तो आपको 15 चैप्टर पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे ना मैथ में तहलका मचा देंगे आपको। अब देखिए आपको दिखाते हैं 2 नंबर से सवाल आपको दिखा दे कि 2 नंबर से किससे आता है। तो दिखाते हैं आपको, ये जो येलो कर रहा है 2 नंबर आता है और ऑब्जेक्टिव भी आएगा, इससे भी 2 नंबर आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर आएगा, इससे 1 नंबर 2 नंबर, इससे 1 नंबर 2 नंबर, इससे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तीनों, और इससे केवल 1 नंबर 2 नंबर, कभी कभी 5 नंबर देता है। इससे तो 1 नंबर 2 नंबर देगा, इससे 1 2 5, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 2 5, 1 2 5, इससे है 1 2, हाँ इससे पूछिए मत भाई साहब। दूसरा सवाल रहेगा 20 नंबर, 20 नंबर कंफर्म करेगा ये चैप्टर। 20 नंबर ट्रिगोनोमेट्री, हार्ड डिस्टेंस से कभी कभी आजकल दे दे रहा है 2 नंबर में, नहीं तो 5 नंबर सीओ है, इससे 5 नंबर सीओ है, इससे 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर सीओ है। इससे पूछिए मत भाई साहब, 1 नंबर नहीं देगा, 2 नंबर नहीं देगा, ओनली 5 नंबर। रचना से हर साल 5 नंबर, और इससे ऑब्जेक्टिव, दोनों एक ही चैप्टर है। इसको बोलेंगे मेंसुरेशन, इसको क्या बोलेंगे भैया सर, मेंसुरेशन बोलते हैं। 12 चैप्टर 13 चैप्टर जो है ना ऑब्जेक्टिव, यानी 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर दूसरा सवाल रहेगा, 25 से 30 नंबर देगा। ट्रिग्नोमेट्री आपका 20 नंबर देगा तो देगा, और एस्थेटिक्स ये है ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर। माध्यमिक का बहुलक देगा तो देगा, और प्रोबेबिलिटी 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर नहीं देगा तो 1 नंबर गारंटी है, 1 नंबर गारंटी है। अब आप तो समझ गए सर 2 नंबर कौन सा दे रहा है। अब समझ लेते हैं केवल ओनली 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के कौन कौन चैप्टर है। तो देखिए इधर से आएंगे 3 ही चैप्टर, हम चैप्टर का नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल चैप्टर लिख रहे हैं।
और इधर से आएंगे आपको 6 चैप्टर, और इधर से आएंगे आपको 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, ठीक है। इधर से आइएगा तो 11 चैप्टर और 12 और 13 एक ही चैप्टर है, 12 एंड 13 एक ही वो चैप्टर है। और इधर से आएगा 14 चैप्टर। कितना हुआ? 3 2 5 2 7। कभी कभी क्या करता है कि सर्कल्स दे देता है 5 नंबर में, कभी कभी सर्कल्स दे देता है 5 नंबर में, और कभी कभी सर्कल्स नहीं देकर तो दे देता है क्वाड्रेटिक से 5 नंबर में दे देता है। बस आप लोग सवाल, और आपको बता दें कि 3 नंबर से 2 को सवाल देता है, 3 चैप्टर से 2 को सवाल देता है। आप बताइए टोटल आपके एग्जाम में 5 नंबर बनाना कितना है? तो 4 को बनाना है। कितना बनाना है? 4 को। 4 को में आपको सवाल डबल कर देगा, 8 को सवाल। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, इसमें से 2 गो देगा। बोलिए 8 को हुआ कि ना हुआ? तीसरा चैप्टर, छठा चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12 और 13वां से एक सवाल, और 14वां चैप्टर। ये 8 गो यानी 7 को जो चैप्टर है और 8 को जो सवाल है, देगा तो देगा। देखिए बोर्ड एग्जाम तैयारी आपको कुछ चीज समझना होता है, इसीलिए हम समझा रहे हैं। देगा तो देगा भाई साहब, देगा तो देगा। 8 गो बनाना क्या है? 4 गो ये बन जाएगा, क्योंकि एगो रहता है ग्राफ के सवाल, और ग्राफ होता है बड़ी मजेदार। एगो देगा भाषा वाला, 2 गो यहाँ से क्लियर, एगो थेल्स के विलोम, पाइथागोरस के विलोम, ये बन जाएगा। और यहाँ से वो ट्रिग्नोमेट्री बना लेंगे, एगो मेंसुरेशन, तो वो मेरा काम चल गया। बाई द वे, और मान लीजिए थेल्स के विलोम याद ना हुआ तो माध्यमिक का बहुलक बना लेंगे। अब आपको कुछ समझना होगा तो समझना होगा भाई साहब, आप जानिए। यानी अगर 1 2 5 नंबर तैयारी कर रहा है, 1 2 नंबर 5 नंबर का तैयारी कर रहा है, तो आपको लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है 6 के बाद 8, और 8 के बाद 12 13 और 14 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टरों को तो ऐसा पढ़ाएंगे ना, दिल दिमाग में घुसा कर छोड़ेंगे। आप बात समझ गए? अब आते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पर। आज हम शुरू करने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर शुरू करने वाला है। अच्छा एक चीज और आपको बता दें कि आपको किस चीज के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज मेरा टेंशन है। मेरा जिम्मेदारी है आपको कैसे क्वालिटी दे, कैसे कंटेंट दे, और कैसे आपको एग्जाम में काम आ जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई बुक लेकर नहीं घूमना है। मैथ के लिए आपको करना क्या है? मैथ के लिए बुक, कोई पूछेगा सर बुक कौन कौन सा है, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थियों का आता है, तो मैथ के लिए बुक रखिएगा ओनली क्वेश्चन बैंक, ओनली क्वेश्चन बैंक। और किसी आइएगा कोई ना सर मेरा और मांग करता है, तो एनसीईआरटी, ओनली क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी। हम तो आपको इधर रूब्रिक करा देंगे, एनसीईआरटी के 2 नंबर सवाल ये आएगा तो आएगा फिक्स। जो मेरा नोट्स जाता है ना, पूरे मेरे गांव में जाता है, और मेरा नोट्स जो बहुत सारा विद्यार्थी पढ़ना को पढ़ते हैं, समझ गए? तो आप भी इस साल पढ़िए और देखिए कैसा तैयारी करवाते हैं आपको। चलिए आपको रूब्रिक कराते हैं आगे चैप्टर में। आगे हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में कहिएगा सर रियल नंबर। आज क्या शुरू होगा? कहिएगा सर रियल नंबर शुरू होगा, रियल नंबर शुरू होगा। आइए रियल नंबर शुरू करते हैं हम लोग। रियल नंबर क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग? रियल नंबर शुरू करेंगे। हम लोग को रियल नंबर शुरू करना है। चलिए अब शुरू होता है आपका रियल नंबर। चलिए अब रियल नंबर कुछ बेसिक बात बता दें जो ऑब्जेक्टिव में आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रियल नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। रियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? रियल नंबर को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए
रियल नंबर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितना भाग में? दो में। तो क्या मिलता है? तो बोलिएगा सर एक में मिलता है रेशनल नंबर, एक में मिलता है रेशनल नंबर और दूसरा मिलता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब सवाल आता है आपके पास कि सर ये बता दीजिए पहले कि वास्तविक संख्या कहते किसको है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा सुन लीजिए, क्योंकि इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव खूब आता है। इसका परिभाषा आप सुन लीजिए। ये कहता है कि वैसी संख्या, या सिंपल एक बताते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या आप सुने? कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समूह बनता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बोलते हैं। अब समझ में, अब फिर प्रश्न उठ गया, सर परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है? उसके बाद में देखेंगे। एक और डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डिफिनेशन हम जब मैथ पढ़ाएंगे ना, अगर आपके घर में कोई बच्चा 8, 9, 10, 11, 12 में है तो उसे आप जरूर जनवरी में जो आ रहा है बैच, फाउंडेशन बैच आ रहा है, उसे जरूर ज्वाइन करवाइएगा। मैथ का बादशाह बनाइएगा छोड़ेंगे, क्योंकि हम डिफिनेशन एक चीज का 4 वर्ड जरूर लिखते हैं। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। पहला था परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे तो हो वास्तविक, और संख्या रेखा पर जिसे दर्शा देंगे उसे भी हम लोग क्या नाम देंगे? तो उसे भी हम लोग कहिएगा सर, उसे भी हम लोग क्या नाम देंगे? वास्तविक नाम देंगे। आप ऐसा ग्राफ देखे होंगे, यहाँ रहता है 0 रहता है, इधर 1 रहता है, इधर 2 रहता है, इधर 3 रहता है, इधर 4 रहता है, आगे जाते जाते इनफाइनाइट रहता है। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4 और इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी जाता है। आपने इस चीज को देखा होगा और जाना होगा। बस यही है संख्या रेखा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है संख्या रेखा। इसका नाम क्या है? इसी का नाम है संख्या रेखा। अब बात समझ में आ गया होगा। देखिए इस लाइन पर जो भी नंबर आएगा वह क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। एग्जांपल में लिखते हैं, बोलिए 1 क्या होगा? वास्तविक संख्या। 0 क्या होगा? वास्तविक संख्या। 1/2 क्या होगा? वास्तविक संख्या। 5/6 क्या होगा? वास्तविक संख्या। 8/9 क्या होगा? तो ये सब वास्तविक संख्या। और 3.14 क्या होगा? वास्तविक संख्या। 1.24 क्या होगा? वास्तविक संख्या। रेटिंग लगा दिए। 1.36 पर रेटिंग लगा दिए तो क्या होगा? वास्तविक संख्या। और √2 और √3 और √7 ये क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि √3 कौन सी संख्या है, क्या मानिएगा? पहले तो वास्तविक संख्या ऑप्शन के अनुसार मारेंगे, बट अभी क्या मारेंगे? वास्तविक संख्या। अब आपका जिम्मेदारी बनता है और मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या समझेंगे ना। एक चीज आपसे अनुरोध है कि हम बड़ी फास्ट पढ़ाते हैं। अगर बाई देवर मान लीजिए कहीं ज्यादा कोई फास्ट बोल दिए तो आपके लिए उसके लिए सॉरी, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो बोलिए। बस मेरा एक ही पर्पस है, आपको समझा देना। ठीक है, आप जरूर बताइएगा हमें।
चलिए अब हम समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहेंगे। अब हम समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। आइए समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय मतलब होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं अब हम लोग समझते हैं। परिमेय संख्या मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अच्छा, P बटा Q के रूप में मतलब है अंश बटा हर। चलिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से समझेंगे ना तब मजा आएगा। एग्जांपल लीजिए, जैसे 1 होगा, 1/2 होगा, 3/4 होगा, -8/7 होगा, 1.24 होगा, 89246 होगा इत्यादि। जैसे नोट पर ध्यान दीजिएगा, क्या शून्य यानी 0 परिमेय संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसका जवाब आप लोग दीजिए यस या नो में, हाँ या नहीं में। इसका जवाब आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, हाँ या नहीं में, हाँ या नहीं में दीजिए। क्या 0 परिमेय संख्या होगा? आप कहिएगा यस सर होगा, क्योंकि हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं। हमने क्या बोला, अंश बटा हर चाहिए, हमें अंश बटा हर चाहिए, यहाँ मिल गया। यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ गए? यस। चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहता है जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। या एक और परिभाषा है कि जो संख्या कर्णी होता है रूट, जो संख्या रूट के अंदर हो, जो संख्या रूट के अंदर हो और बाहर नहीं निकल सके। जो संख्या रूट के अंदर हो और बाहर नहीं निकले उसे क्या नाम देंगे? तो आप कहिएगा सर उसे तो हम लोग अपरिमेय संख्या नाम देंगे, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या नाम देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट क्या होगा। अब देखिए बोलिएगा सर 9 परिमेय की अपरिमेय। आप कहिएगा सर आप तो बोले थे जो संख्या रूट के अंदर हो। आप आधा अधूरा में नहीं पढ़िएगा मेरे कंसेप्ट को। जो संख्या रूट के अंदर हो बाहर नहीं निकल सकता। जैसे 3 गुने 3 करेंगे 9 होगा, बोलिए 3 बाहर निकल जाएगा ना, ये परिमेय क्या परिमेय? तो बोलिएगा ये सर ये परिमेय हो गया। ठीक है, चलिए अब बात समझ गए। एग्जांपल लिखते हैं हम। तो ये होगा √2, √3, √5, √7 या 1.2468934, 1.213468934 डॉट रहेगा। अगर इस प्रकार की संख्या मिलेंगे तो आप उसे क्या नाम दीजिएगा? तो उसे आप लोग अपरिमेय संख्या नाम दीजिएगा। अब सवाल सुनिए ऑब्जेक्टिव के लिए, सवाल सुनिए ऑब्जेक्टिव के लिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 1, 2, √2, 4। तो आप कहिएगा सर अपरिमेय संख्या रूट के अंदर होती है, अब बाहर न निकले तो √2। ऑप्शन मारिएगा ना। और एक चीज और नोट पर ध्यान दीजिए, यहीं पे आप एक नोट पर ध्यान दीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। और नोट 2 ध्यान दीजिएगा कि 22/7 परिमेय संख्या है। आप कहिएगा सर पाई का मानवे का होता है
22/7। आप पाई को बोले अपरिमेय, पाई के मान को बोल रहे हैं परिमेय, हाँ, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आई 22/7 p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। बोलिए बात समझे या ना समझे, बात क्लियर हुआ या ना हुआ? 3 गो टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव 2 गो पक्का हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आगे आता है कुछ और संख्या। आज संख्या के बारे में डिसाइड कर लेते हैं, सिलेबस वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज संख्या के बारे में जान लेते हैं क्योंकि संख्या से बहुत सवाल आता है। आगे आता है अभाज्य संख्या। आगे क्या आता है भैया तो सर? आगे आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आता है। अभाज्य संख्या मतलब क्या है? तो भैया सर अभाज्य संख्या मतलब है प्राइम नंबर। कहता है जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे, जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब आइए एग्जाम्पल, जैसे एक होगा तो कहिएगा सर एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, एक से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। आप बताइए एक यहाँ जो आया डबल आया, लेकिन कितना है? एक गुना है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। एक और परिभाषा लिख सकते थे जिसके अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या 2 हो, जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 हो या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। यहाँ अपवर्तक मतलब कटने वाला, गुणनखंड भी बोल सकते हैं। यहाँ आप बताइए कितना हुआ? तो आप कहिएगा सर यहाँ तो ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत कम है हुआ, ये क्यों ना हुआ? नहीं होगा। 2 होगा कि नहीं देखते हैं। आप कहिएगा सर 2 तो 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, अपवर्तक 2 को मिला, यानी इसका मतलब यह होगा। अब देखिए 3, कहिएगा सर 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, अपवर्तक 2 मिला, चलेगा। 4 बोलिए तो आप कहिएगा सर 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, अपवर्तक 3 हो गया, यह नहीं हो गया, ये नहीं होगा। अब आते हैं मेन एग्जांपल में, याद रखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, क्या होगा? ये बोलिएगा 41, 43 और 47। 47 के बाद 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 69, सॉरी 69 नहीं, यहाँ 69 नहीं, 71 और 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद सीधे आता है 97। आप गिनती कीजिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 हो गया। इसमें से कोई ना कोई गड़बड़ है। सॉरी 33 यहाँ लिख के गलती किए थे, उसके लिए सॉरी, 33 नहीं होता। अब कितना हो गया? 25। तो याद रखिएगा पहली बार आपको ये सब मालूम चल रहा है कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर आपसे कोई पूछ दिया, यानी आभाज्य संख्या पूछ दिया, तो आप बताइएगा सर कितना? बताइएगा कहिएगा सर 25 गो होता है। और 1 से 50 के बीच कोई आपसे आभाज्य संख्या पूछ दिया तो कहिएगा सर 15 होता है। गिनती के लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 50 यहीं तक ना, 50 से कम, 50 से ज़्यादा होगा। लोग याद रहेगा ना? याद रखिएगा। 1 से 200 तक, 1 से 200 के बीच याद रखिएगा 146, सॉरी 146 46 होता है। कितना होता है? तो कहिएगा सर 46 होता है। हाँ। 1 से 100 के बीच आपको आभाज्य संख्या याद होना ही होना चाहिए, आपके जिह्वा पर होना चाहिए। कोई पूछे
तुरंत बताइए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ये कितना हो गया? 15 हो गया और 1 से 50 तक। याद रहेगा ना? इस तीन को बात पर आप ध्यान दीजिएगा। इसको हम लॉग कर देते हैं, इसको हम लॉग कर देते हैं, इसको भूलना नहीं है। कुछ भी भूल जाए। और एक चीज और, इस सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। पूछता है निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है? 2 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या बताइएगा? यहाँ 2 3 दोनों है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा आभाज्य संख्या है? 15 21 27 और 13। तो मारेंगे 13। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है भाज्य संख्या। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होगी? 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। कोई सम है? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आता है? आगे देखेंगे भाज्य संख्या को, यानी कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या को आता है जो संख्या एक स्वयं के अलावा भी कटे, यानी जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा, जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब क्या है कि भाज्य और अभाज्य, अभाज्य में खोजेंगे दुगु, अपवर्तक मतलब कटने वाला, यहाँ दुगु से ज्यादा खोजेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे मान लीजिए 1 होगा, नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। कैसे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। हम बोले ना 2 से ज्यादा चाहिए, ये होगा, यह होगा। उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये होगा। यानी मेन एग्जाम्पल आप लिखिए। आप कहेगा सर 4 आया, 6 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 12 आया, 14 आया, 15 आया, 16। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। एक बार सवाल आ गया था, क्वेश्चन आ गया था बोर्ड एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य तथा भाज्य संख्या का HCF क्या होगा? या एक बार और पूछ गया था, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का अनुपात क्या होगा? आंसर जानिएगा, आंसर तो बताते हैं आपको। सबसे छोटी अभाज्य क्या है? अभाज्य क्या है? तो कहिएगा सर 2 है। और सबसे छोटी भाज्य क्या है? तो आप कहिएगा सर 4 है। HCF क्या हो गया? कि दोनों में कॉमन हो। HCF क्या हो गया? कहिएगा सर 2 हो गया। बात समझे कि ना समझे? अभी तो आपको सिलेबस स्टार्ट नहीं किए, लेकिन दूसरा सवाल बन रहा होगा। अच्छा, इसका रेशियो पूछ देगा, अनुपात, रेशियो पूछ देगा अनुपात, तो कहिएगा सर 2:4, यानी कटेगा तो 1:2, कटा के बोलते हैं। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सम संख्या। सम संख्या होता है जो संख्या 2 से विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। एग्जाम्पल क्या होगा? तो ये सब 2 4 6 8 10। आगे आता है आपका विषम संख्या। तो आपका ये विषम संख्या जो संख्या 2 से नहीं विभाजित हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या, और जो संख्या 2 से नहीं विभाजित हो उसे विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा? सर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 13। ठीक है? सबसे छोटी सम 2, सबसे छोटी विषम 1, सबसे छोटी भाज्य 4।
सबसे छोटी भाज 4 और सबसे छोटी अभाज्य कहिएगा सर 2। याद रहेगा। आपको क्या बता दिए, आपको बताए थे रियल नंबर हम दो भाग में यानी परिमेय अपरिमेय और वास्तविक संख्या समझा दिया आपको। और उसके बाद में हम लोग अभाज्य और भाज्य के बारे में समझ गए। आशा करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा और इससे एग्जाम में दूसरा सवाल आता है। अब थोड़ा सा चलते हैं मैथ की ओर। थोड़ा सा जब इतना बेसिक दे दिए थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। अब चलते हैं रियल नंबर दुनिया में। रियल नंबर क्या कहता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या आपका सिलेबस का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें से हमें कुछ कुछ टॉपिक पढ़ना है। आपको बताते हैं, पहले पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसाल निकालें। दूसरा पढ़ना है कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें। तीसरा पढ़ना है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। और पढ़ना है शांत तथा अशांत संख्या को पहचाने बिना भाग दिए हुए। उसके बाद हमें पढ़ना है कि √3 √5 3 + 2 √2 3 + 3 - √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें। क्योंकि हमको तो पता चल गया, अब ये पता चल गया कि जो संख्या रूट में रहता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपरिमेय। लेकिन हमको प्रूफ करना है, प्रूफ आसानी से करेंगे। एक टॉपिक आपको सिखाते हैं, तब तक दूसरे टॉपिक के लिए आप कल वेट कीजिएगा, कल के लिए वीडियो के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या होता है, चलिए ये आपका पहला टॉपिक होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके संख्याओं का मौसा निकालें। मौसा निकालने के लिए संख्या क्या होना चाहिए, धनात्मक। एक बार ऑब्जेक्टिव में आ गया था कि मौसा निकालने के लिए संख्या क्या होना चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक। तो आप मानिएगा धनात्मक। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि 135 तथा 225। बी नंबर टॉपिक है 148 तथा 252। सी नंबर टॉपिक है 195 तथा 38 220। एक बी सी, अच्छा डी चल रहा है, यहाँ ए लगा दीजिए। डी नंबर है 867 एंड 255। हम 4 को सवाल लिख दिए, इसमें से 2 को सवाल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और 2 को आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर भेजिएगा। चलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सवाल क्या था, 135 और 225 का एचसीएफ। आइए सीखते हैं क्या करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि 2 संख्या हम देंगे और धनात्मक देंगे, उसमें से एक संख्या बड़ा होगा एक संख्या छोटा होगा। उसमें से बड़ा को ए मान लीजिएगा, छोटा को बी मान लीजिएगा। बड़ा को ए, छोटा को बी। कहिएगा ए बराबर 225, बी बराबर 135। यूक्लिड साहब फार्मूला दिए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला दिए थे। क्या फार्मूला दिए थे, तो ये फार्मूला दिए थे ए बराबर BQ प्लस R। और जो R का वैल्यू है ना, वो हमेशा R का वैल्यू जो है ना 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। समझ में आया। इसको बनाने के लिए आपके पास तरीका क्या है, ए के नीचे ए रखिए। कहिएगा सर 225 बराबर
बी के नीचे 135। अब गुना क्यू और आर अपने से सोचना होता है, ए और बी देगा, क्यू और आर अपने से सोचना होता है। सिंपल तरीका है सोचने का, बस एक को सोच के बताते हैं, एक को कॉपी करके बता देते हैं। पहले कॉपी करके सिखाए थे आपको। आप बचपन में ऐसा एचसीएफ निकाले हैं कि नहीं? घटेगा तो 0, 90 बचेगा, 135। तो 90 कम 90, ये बच गया 45। अब 90 में भाग देंगे तो कहिएगा सर 45 गुनी 90, और यह कट गया। एचसीएफ आता था 45 आता था ना। ठीक, आप बचपन में ऐसा किया है, बस इसी को स्टैंडर्ड बना दिया गया है। आज कॉपी करके सिखाते हैं, एक बिना कॉपी के सिखाते हैं। आप कहेंगे सर बोर्ड एग्जाम में क्या दोनों अगर लिखते थे एक एक कॉपी पर, तो सही कि गलत? सही है। एक ही को लिखेंगे ई वाला तो सही है, हाँ सही है। आपको ये सर ई वाला बनाएंगे तो सही है, नहीं सही है। यह सही है, यह सही है, दोनों सही है, सिर्फ यह सही है। ठीक है, मतलब इसको बनाए या ना बनाए आपका डिपेंड करता है, लेकिन इसको बनाना है यूक्लिड साहब के फॉर्मूला से। जितना बाहर वाला है ना सब क्यू है, बाहर वाला है क्या है? क्यू है। आपको पता है भागफल होता है और शेषफल ही है। पहले लाइन में क्यू क्या है तो कहिएगा सर 1 है, और शेष क्या है कहिएगा सर 90 है। अब क्या करना है, यहाँ पे 135 और ए बन जाएगा, जो आर था वो बी बन जाएगा, यानी 135 बराबर 90 गुने क्यू क्या है, फिर 1 आया है, प्लस रिमाइंडर क्या है 45 आया है। फिर वही का 90 को यहाँ 45 को यहाँ, 90 बराबर 45 गुने क्यू क्या है कहेगा सर 2 आया है, शेष कट गया है यानी 0 आया है। जिस लाइन में 0 अगर आता है उस लाइन का जो बी है, ये ए था, बी था, क्यू था, आर था, उसका बी एचसीएफ होता है। लिखिएगा एचसीएफ 135 और 225 का 45 आया। एचसीएफ 135 और 225 का 45 आया, और नीचे आंसर लिख लीजिएगा। बोलिए बात समझे या ना समझे? आपको समझाने के लिए एरो का साइन दिया, आपको नहीं लेना है, आपको सिंपल वे में बनाना है। या तो आप चीटिंग करके बना सकते हैं, इसको बनाए इसको कॉपी कर दिए, या बिना चीटिंग के बना सकते हैं। कैसे आपको और दिखाते हैं दूसरा तरीका। एक और सवाल हम बनाते हैं और उसके बाद आप 2 सवाल आप बना लीजिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी हम करा लेते हैं हम ही। चलिए बी नंबर सवाल है 148 का था 252। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यूक्लिड साहब क्या बोले थे कि आप छोटा को बी और बड़ा को ए बराबर 252 और बी बराबर 148। यूक्लिड साहब फॉर्मूला क्या दिए थे तो कहिएगा सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्मूला मिला था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का कंडीशन क्या है 0 से बड़ा या बराबर, बी से छोटा। अब ए के नीचे ए रखिए तो 252 बराबर 148 गुने क्यू अपने मन से लाना है, सिंपल समझिए। 252 रुपये मार्केट में गए, बस कोई बोले कि आपको मार्केट से शॉपिंग करके आना है, तो आप क्या कीजिएगा, या तो आप 252 का खरीद लीजिएगा या तो कम में खरीद लीजिएगा। 253 का नहीं होगा नहीं होगा, यानी इस यहाँ पर भाग देंगे, 2 1 अपने मन से रखेंगे। चलिए 2 रखते हैं, 148 गुना 200, 148 248 96 हो जाएगा, यानी ज्यादा रुपया हो गया। इसका मतलब कम में रहेगा चलेगा, तो 1 लगाया तो कितना हो गया, तो आपको ये सर 148 हो गया, यानी 252 में 148 घटा लीजिए तो आएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, 0 1 कितना आया, तो आपको आएगा सर यहाँ तो आ गया 104 आ गया। क्या बच गया, यानी 252 रुपया था, 148 का सामान ले लिए, तो दुकान वाला 100 रुपया लीजिएगा, तो सर 104। अब क्या करेंगे, 148 को बाहर करेंगे, अब 104 को यहाँ लाएंगे। अब सोचेंगे 1 2, क्या बताइए 1 की 2, क्या करेंगे सर 2 रखेंगे तो 200 हो जाएगा, मेरा तो कम है 1 रखेंगे,
अब रिमाइंडर कितना होगा आपको एक सर 148 के सामान में 104 रुपये का ले लिया तो पैसा कितना लेंगे तो आपको एक सर 44 रुपया ले लेंगे उससे, ठीक है। अब 104 को बाहर 44 को यहाँ, अब क्या करेंगे तो आपको एक सर आप 2 से करेंगे क्योंकि 44 दूना 88, 12 4 16 बच गया। फिर 44 को यहाँ और 16 गुने 2 करेंगे, 3 पड़ता 48 होता है, 32 हुआ प्लस 12 बच गया। फिर 16 को बाहर और 12 को यहाँ अपने से सोचेंगे तो 1 प्लस 4 हो गया। अब 12 बराबर 4 गुने 3 प्लस 0। हम क्या समझाए थे, जिस लाइन में 0 उसी का b, तो यहाँ 0 आया, इसी का b है 4, ठीक है। तो लिखिएगा HCF 148 तथा 252 का 4 आ गया, कितना आ गया 4, और इस तरह करके नीचे आंसर लिख दीजिएगा। बोलिए बात समझ में आया या नहीं आया? आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को जरूर अच्छा से समझे होंगे और आपको मजा आया होगा। आइए एक और टॉपिक खत्म करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज थोड़ा डेमो क्लास था इसीलिए थोड़ा सा समझाए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए पहले समझा दिए और संख्या के बारे में बता दिए कि उससे 2 सवाल आएगा और आपको ना चैप्टर भी शुरू कर दिए। और आशा करते हैं कि आपको यह जो HCF सीखा है यूक्लिड से आपने सीखा होगा और मजा आया होगा, और जिंदगी में आप पहली बार स्माइल आया होगा कि फ्री में इतना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है हमको। आइए नेक्स्ट की आसानी टॉपिक शुरू करते हैं जो खत्म हो जाए जल्दी से, क्योंकि अभी तो इसी तरह से वेट कर रहा है छुट्टी का। चलिए छुट्टी कराएंगे। आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया 140, 2 में दे दिया 156, सी में दे दिया यानी 3 में 240, डी में दे दिया 4 में 1800, 5 में दे दिया 3600। अब इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो बहुत आसान है। मान लीजिए कि हम सॉल्यूशन ले रहे हैं 1 नंबर का, सॉल्यूशन दे रहा है 1 नंबर का, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या 140 है। इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाना है ऐसे, 140 को तोड़ लेंगे, ठीक है। 2 से कटेगा 70 और 2 से कटेगा 35 और 5 से कटेगा 7 बार में, तो लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, यानी 140 बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए कितना हो गया, मात्र 2 मिनट में आपका छुट्टी करेंगे, तब तक आसान से समझिएगा। सवाल कहेगा 140 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घात कितना है। क्या पूछ दिया सवाल कह दिया 2 का घात कितना है। क्या बताइए, घात का मतलब होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं घात यानी पावर, और जो निचला रहता है उसको बोलते हैं बेस, मतलब आधार। अब बात समझ गए होंगे। तो बोलिए 2 का पावर कितना, तो आपको एक सब ऊपरवे वाला ना बोले हैं, हाँ ऊपरवे वाला हम बोले हैं, तो ऊपर वाला है कितना, आपको एक सर 2। 5 का घात कितना, आपको एक सर 5 का घात आया है, 5 का घात आया है 1। कुल घातों का योग कितना होगा, कुल घातों का योग आपको एक सर 2 का पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, टोटल 4 हो गया। एक बार सवाल आ गया था, सवाल क्या था 140 बराबर दे दिया था 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z। और पूछ दिया कि आप बताइए
एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। सिंपल बात था। 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z आ गया था। अब बताना आपको, अभी 140 का तोड़े थे और जब नहीं तोड़े रहते तो इसी तरह खंड खंड कर लेते तो क्या आया था। तो कहेगा सर 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 बराबर 2 के पावर x, 5 के पावर y और 7 के पावर z आया था ना। ठीक है, आप बताइए जब बेस बेस बराबर हो, जब बेस बेस बराबर हो तब पावर भी बराबर होगा। जब बेस बेस बराबर हो तो पावर पावर भी बराबर होंगे, 100% होंगे। और जब पावर पावर बराबर हो तो बेस बेस भी बराबर होंगे 100%। तो यहाँ क्या देखें, 2 का पावर 2 और 2 का पावर x, निचली का बराबर ऊपर लो बराबर और निचली का बराबर तो ऊपर लो बराबर, यानी 2 2 सेम x बराबर कहिएगा 2। यहाँ देखिए तो y बराबर कहिएगा सर ऊपर बात एक ही वो है और z बराबर 1। ये ऑब्जेक्टिव में आया वो सवाल है, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहिएगा सर बनेगा। बोलिए मजा आया कि नहीं आया, अच्छा से समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए। कहिएगा सर एक और प्रैक्टिस करा दीजिएगा क्योंकि आपका मैथ लाजवाब है, मैथ आप दिमाग में घुसाए थे। चलिए बनाते हैं एक और। दूसरा सवाल था 156, उसी तरह तोड़ेंगे 156 को 2 से तोड़िए। कहिएगा सर ये 7 दूना ये 8 दूना, फिर 2 से कहिएगा सर 39 दूना 8 होता है। फिर कहिएगा सर 13 से कटेगा 3 बार, कहिएगा 156 बराबर 2 का पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 का पावर 1। बोलिए आप बात समझ में आया कि नहीं आया। तो आशा करते हैं कि आप पूरे मैथमेटिक्स को समझे होंगे, आज तो मजा आ गया होगा। और अपने दोस्तों साथियों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों साथियों को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उसका पढ़ाई मजबूत हो। फ्री में पहली बार इतना जबरदस्त कंटेंट देने वाला मात्र एकमात्र संस्थान, ऑफलाइन और ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन लोग तो दे देते हैं, ऑफलाइन नहीं देते हैं, ऑफलाइन तो दे देते हैं, ऑनलाइन नहीं देते हैं। यह संस्थान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में बिल्कुल फ्री। और आपको मजा आया होगा यह पढ़कर कि टोटल चैप्टर क्या क्या है, टोटल चैप्टर क्या क्या है, मजा आया होगा जानकर। और हम बताएं कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, आभास संख्या क्या है। उसके बाद हम लोग देखें आभास संख्या, भास संख्या, उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट किए। यहाँ से आपका शुरू होता है सिलेबस, ये आपका सिलेबस शुरू होता है यहाँ से उठा बेसिक। और हमने सीखा और दूसरे टॉपिक को सीखा। आशा करते हैं कि आपको मजा आया होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और कल के लिए आपका इंतजार होना चाहिए मैथ के लिए। तहे दिल से शुक्रिया।